अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैर आफ़ियत से होंगे। अच्छा, आज के लेक्चर में हम डेटाबेस को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हमने पिछले ट्यूटोरियल में देखा था कि हम फायरस्टोर डेटाबेस को ही देखेंगे, तो इसे क्लाउड फायरस्टोर भी बोलते हैं। तो यहाँ पर एक प्रोजेक्ट फायरबेस का क्रिएटेड है, इसका नाम है माई डेटाबेस प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले इसे कनेक्ट करवा लेते हैं अपने फ्लटर प्रोजेक्ट के साथ। तो हम ऑलरेडी ये काम कर चुके हैं कि किस तरह से फायरबेस को फ्लटर के साथ कनेक्ट करवाना है, लेकिन फिर भी इसको रिवाइज़ कर लेते हैं। तो इसके लिए जाते हैं फ्लटर फायर की डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। आप लोगों को पता है ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है। तो इसमें सबसे पहले क्या करना होता है, यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन के मुताबिक सबसे पहले फायरबेस कोर पैकेज इंस्टॉल करना है। तो इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। टर्मिनल के अंदर आते हैं, फ्लटर पब ऐड फायरबेस कोर। तो ये फायरबेस कोर जस्ट कनेक्शन करवाने के लिए होता है, तो इसका कोई ज़्यादा काम नहीं होता। अच्छा, इसके बाद जो है ये वाली कमांड तो जस्ट एक ही बार अपने सिस्टम के अंदर करनी है, उसके बाद इसको करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद डायरेक्ट ये वाली कमांड लगानी है, फ्लटर फायर कन्फिगर। तो ये डायरेक्ट कनेक्ट करवा देती है, फ्लटर फायर कन्फिगर। तो जितने भी प्रोजेक्ट हमारे मौजूद हैं फायरबेस के अंदर, उन तमाम की लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। ये फैच कर रहा है अवेलेबल फायरबेस प्रोजेक्ट्स को। तो अब यहाँ पर तमाम प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं। हम अपना प्रोजेक्ट यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, माई डेटाबेस प्रोजेक्ट, इसको इंटर करें। उसके बाद जो है कौन कौन से प्लेटफॉर्म के लिए हमें चाहिए, तो आप स्पेस के साथ इसको सेलेक्ट या अनसेलेक्ट कर सकते हैं। तो तमाम को अनसेलेक्ट करते हैं, हमें जस्ट एंड्रॉयड के लिए चाहिए। तो जस्ट एंड्रॉयड सिलेक्टेड हो और इंटर प्रेस करें, तो ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट करवा देगा। जी, तो आप देख सकते हैं हमारा प्रोजेक्ट कनेक्ट हो चुका है फायरबेस के साथ। तो अब चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब इस कमांड के बाद जो है जस्ट हमें ये वाली 3 लाइन कॉपी पेस्ट करनी है अपने मेन फंक्शन के अंदर। तो मेन फंक्शन के अंदर आते हैं और यहाँ पर रन ऐप से पहले ये वाली पेस्ट कर देते हैं। तो चूँकि ये अवेट यहाँ पर यूज़ हो रहा है, तो इसको एसिंक बनाते हैं मेन फंक्शन को। ठीक है, एसिंक बनाना ज़रूरी है, अगर आपका एसिंक बना हुआ नहीं है तो बना लेंगे। तो बाकी ये जो लाइब्रेरीज़ हैं, पैकेजेस हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं इनको। जो जहाँ पर एरर है उसके ऊपर होवर करेंगे तो ये इंपोर्ट कर देगा। ठीक हो गया। जस्ट इतना करने से आपका जो फायरबेस है वो कनेक्ट हो चुका है हमारे इस फ्लटर प्रोजेक्ट के साथ। ठीक है, अब एक और काम करना है। अब आते हैं माई डेटाबेस प्रोजेक्ट। ठीक है, ये जो क्लाउड फायर स्टोर है, इसको यूज़ करने के लिए हमें एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। यहाँ पर आते हैं pub.dev के अंदर, यहाँ पर एक पैकेज है क्लाउड फायर स्टोर, इसको इंस्टॉल करना है। सबसे पहले आएगा क्लाउड फायर स्टोर, और ये गूगल फायरबेस की तरफ से ऑफिशियल पैकेज है क्लाउड फायर स्टोर। इसको इंस्टॉल कर लेना है। फ्लटर पब ऐड क्लाउड फायर स्टोर, हमारा पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। अब अपने पैकेजेस को देख लेते हैं यहाँ पर पब स्पेक के अंदर आकर। तो देखें फायरबेस कोर और फायरबेस फायर स्टोर, सॉरी क्लाउड फायर स्टोर, दोनों यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। तो अब हम एप्लीकेशन को रन करते हैं। जी, तो हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है, कोई भी एरर नहीं आया। इसका मतलब है हम सक्सेसफुली कनेक्टेड हो चुके हैं फायरबेस प्रोजेक्ट के साथ। तो इसको वेरीफाई कर लेते हैं ज़रा। अपने इसमें आएँ, प्रोजेक्ट के अंदर आएँ, फायरबेस प्रोजेक्ट ओपन है। इसके बाद यहाँ पर सेटिंग्स के ऊपर आकर प्रोजेक्ट सेटिंग में जाएं। तो यहाँ पर इसको रिफ़्रेश करें, तो नीचे देखें यहाँ पर यूआर ऐप्स के अंदर हमारी एक एप्लीकेशन शो हो रही है, एंड्रॉयड ऐप। ठीक है, इसका नाम है फायरबेस डेटाबेस। तो इसकी डिटेल यहाँ पर आ रही है, ऐप आईडी, ऐप निकनेम, ऐप पैकेज नेम। तो ये पैकेज नेम जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसके ऊपर हम अलग से एक लेक्चर बनाएंगे कि ये क्या होता है, किस तरह से चेंज किया जाता है और इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम बाद में देखेंगे। तो हमें यहाँ से इतना पता चल गया कि हमारी फायरबेस जो है उसके साथ हमारी फ्लटर एक एप्लीकेशन, एक एंड्रॉयड की एप्लीकेशन कनेक्ट हो चुकी है। तो यहाँ तक ठीक हो गया। अब आते हैं अपने डेटाबेस के अंदर। यहाँ पर डेटाबेस को हम थोड़ा सेट कर लेते हैं। तो उससे पहले थोड़ा एप्लीकेशन को समझ लेते हैं। एप्लीकेशन के अंदर क्या चीज़ है, कुछ भी नहीं है। एक डेटाबेस यहाँ पर ऊपर शो हो रहा है होम स्क्रीन के अंदर।
ये है होम स्क्रीन यहाँ से, ठीक है। ऊपर ऐप बार है और नीचे हमने एक फ्लोटिंग एक्शन बटन लगाया है प्लस का। हम इस प्लस के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो एक न्यू स्क्रीन ओपन होगी। यहाँ पर एक नेम और ईमेल का ऑप्शन है और नीचे एक बटन है ऐड यूज़र, ठीक हो गया। हम ये चाहते हैं कि ये वाली ऐड यूज़र वाली स्क्रीन भी देख लें यहाँ से, ठीक है। एक फॉर्म है, उसके अंदर लिस्ट व्यू के अंदर 2 टेक्स्ट फॉर्म फील्ड्स हैं और उसके बाद एक एलिवेटेड बटन है। तो हम करेंगे यूँ कि यूज़र्स को स्टोर करवाएंगे, काफ़ी यूज़र्स का डेटा। यहाँ से उसका नेम और ईमेल लिख के ऐड यूज़र करेंगे तो वो डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा। और फाइनली जो भी यूज़र एडेड होंगे उनको यहाँ पर उनकी पूरी लिस्ट शो करवाएंगे। तो इस चीज़ के लिए सबसे पहले जाते हैं अपने डेटाबेस को थोड़ा रेडी कर लेते हैं। हमें सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट करना होता है। यहाँ क्रिएट डेटाबेस के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पर हमें लोकेशन मांगेगा कि कौन सी लोकेशन पे क्रिएट करना है। बाय डिफ़ॉल्ट यूनाइटेड स्टेट्स सिलेक्टेड है, आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, बाकी यही रहने दें, कोई मसला नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट करें। नेक्स्ट के बाद जो है रूल्स का ऑप्शन आता है, सिक्योरिटी रूल्स। तो प्रोटेक्शन सेलेक्ट करेंगे तो ये आप लोगों के लिए मुश्किल होगा एज ए बिगिनर। आप टेस्ट मोड के साथ स्टार्ट करें। अगर आप प्रोटेक्शन स्टार्ट करेंगे तो फिर आपको रूल्स यहाँ पर सेट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर देखें फायरबेस के जो रूल्स हैं ना, ये वाले सेट करने पड़ते हैं। तो ये रूल्स कुछ इस तरह होते हैं कि कौन बंदा अब इस डेटाबेस में रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर सके, किस चीज़ को कौन एक्सेस कर सके और कौन एक्सेस ना कर सके। तो ये सब हम प्रोटेक्शन मोड के अंदर सेलेक्ट करते हैं जब फाइनली हमारी एप्लीकेशन लॉन्च होती है। तो उससे पहले टेस्ट मोड में ही रखते हैं क्योंकि हम टेस्ट कर रहे होते हैं। अब तो वैसे भी हम जस्ट लर्निंग के लिए कर रहे हैं, तो टेस्ट मोड ही सिलेक्ट करें और क्रिएट के ऊपर क्लिक करें। ये डेटाबेस को क्रिएट कर देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, आप लोग अगर डेटाबेस से वाकिफ़ हैं तो आप लोगों को पता होगा कि डेटाबेस 2 किस्म के होते हैं, एक सीक्वल और दूसरा नॉन सीक्वल। सीक्वल डेटाबेस वो होता है जिसमें डेटा को एक्सेस करने के लिए क्यूरी लिखनी पड़ती है और उसमें डेटा जो है टेबल के अंदर स्टोर होता है, टेबल और रो की फॉर्म में। लेकिन नॉन सीक्वल डेटाबेस जो होता है उसके अंदर हमें क्यूरी नहीं लिखनी पड़ती और उसके अंदर जो यहाँ पर देखें, अगर क्लाउड फायरस्टोर जो है एक नॉन सीक्वल डेटाबेस है, इसके अंदर डेटा को एक्सेस करने के लिए हमें क्यूरी नहीं लिखनी पड़ती, बल्कि यहाँ पर कलेक्शन और डॉक्यूमेंट होते हैं। हमें सबसे पहले एक कलेक्शन क्रिएट करनी होती है। कलेक्शन एक फ़ोल्डर की तरह ही होती है। अब यहाँ पर एक कलेक्शन क्रिएट कर लेते हैं, मसलन कलेक्शन है यूज़र्स, ठीक हो गया। अब इसको नेक्स्ट करते हैं। कलेक्शन क्रिएट हो गई। अब इसके अंदर वो कहता है कि डॉक्यूमेंट ऐड करो, यानी कि एक कलेक्शन होगी उसके अंदर मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स। अब डॉक्यूमेंट ऐसे करते हैं, मसलन एक यूज़र है, यूज़र 1, उसका डॉक्यूमेंट आईडी। तो ये डॉक्यूमेंट आईडी एक यूनिक होनी चाहिए हर डॉक्यूमेंट के लिए। तो अब फील्ड के अंदर आकर उसका नेम रखते हैं, कोई नेम कोई ले लेते हैं। तो ये जस्ट ऐसे मैं एग्जांपल के तौर पर कर रहा हूँ, बाकी हम एप्लीकेशन के थ्रू करेंगे सारा कुछ। ईमेल भी हमने कोई दे दिया। अब इसको सेव करते हैं। तो अब देखें यहाँ पर कलेक्शन के अंदर देखें एक कलेक्शन बन चुकी है यूज़र्स, ठीक है। उसके अंदर जो है एक डॉक्यूमेंट है हमारे पास जिसका आईडी है यूज़र 1 और उसके अंदर डेटा क्या है, ये वाला उसका डेटा आ चुका है, ईमेल और नेम वाला। तो इस तरह हम जितने भी यूज़र्स होंगे वो यहाँ पर शो होने लग जाएंगे। अब कोई और यूज़र ऐड करते हैं यहाँ पर, उसका नाम हम रखते हैं यूज़र 2 और फील्ड भी उसी तरह हम देंगे नेम और ईमेल के अंदर कोई दे देते हैं। इसको सेव करते हैं। अब यहाँ पर देखें यूज़र 2 भी सेव हो चुका है, ठीक है। इसी तरह जितने भी यूज़र होंगे उनकी यूनिक जो आईडी होगी, डॉक्यूमेंट आईडी, उसका नाम यहाँ शो होगा और पूरी लिस्ट ऐसे शो होगी। जिसको ओपन करेंगे उसका डेटा यहाँ पर ओपन हो जाएगा, ठीक हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इसकी बेसिक समझ में आ गई होगी। सारा कुछ कलेक्शन और डॉक्यूमेंट के गिर्द ही घूमना है। इसमें टेबल और रो वाला खाता नहीं है। सीक्वल डेटाबेस में जैसे होता है वो सारा कुछ इसमें नहीं है। ये नॉन सीक्वल डेटाबेस है, इसमें हमें कोई क्यूरी नहीं लिखनी, डायरेक्ट हम डेटा को एक्सेस करेंगे। तो अब डिलीट करते हैं इस सारे डेटा को जो अभी हमने क्रिएट किया है। तो डिलीट करते हुए ये नाम पूछता है उसका जिसको डिलीट करना चाहते हैं। हम यूज़र्स वाली कलेक्शन को डिलीट करना चाहते हैं।
तो अब सारा कुछ डिलीट हो चुका है, हमारे डेटाबेस के अंदर कुछ भी नहीं है। अब हम कोड लिखेंगे एप्लीकेशन के अंदर। अब हम आते हैं ऐड यूज़र स्क्रीन के अंदर, यहाँ पर प्लस के ऊपर जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हम नेम और ईमेल इंटर करेंगे, उसके बाद यहाँ से हम यूज़र को सेव करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो है सारा कुछ रेडी है, जस्ट हम बटन क्लिक के ऊपर सारा कुछ करवाएंगे। ठीक है, तो ये सब करवाने के लिए हमें सबसे पहले डेटाबेस का एक रेफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो रेफरेंस ये होता है कि आप बताएंगे कि डेटाबेस के अंदर कौन सी कलेक्शन में हम क्या डेटा स्टोर करने वाले हैं। तो रेफरेंस ले लेते हैं एक फाइनल डीबी रेफरेंस, कोई भी आप नाम रख दें, कोई मसला नहीं, आपके ऊपर है। अब उसी पैकेज की मदद से जो क्लाउड फायर स्टोर हमने ऐड किया, उसी की मदद से फायरबेस फायरस्टोर डॉट इंस्टेंस इतना लिखना है। उसके बाद कलेक्शन का नाम लिखना है, जो कलेक्शन हम वहाँ पर लेना चाहते हैं या ऑलरेडी मौजूद है। तो यहाँ पर हम वही यूज़र्स कलेक्शन एक उसका रेफरेंस हमने ले लिया। तो यहाँ पर हमारे पास रेफरेंस आ चुका है। ये रेफरेंस क्या है कि डेटाबेस के अंदर, फायरस्टोर डेटाबेस के अंदर एक कलेक्शन है यूज़र्स नाम की। इतना लेने के बाद आप यहाँ पर नीचे आ जाएं। यहाँ पर जब भी ऐड यूज़र के ऊपर क्लिक होगा तो क्या होगा, तो यहाँ पर उसी रेफरेंस को यूज़ करते हुए db रेफरेंस डॉट डॉक का ऑप्शन है, DOC डॉक्यूमेंट, इसका मतलब है डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं। कौन सा डॉक्यूमेंट, उसकी एक यूनिक आईडी होनी चाहिए, जैसे यूज़र1 हमने वहाँ रखा था। अब इसके अंदर क्या करना है, सेट करना है। ठीक है, सेट। तो सेट के ऊपर देखें आगे क्या है, इसके अंदर हमने एक जो है मैप की सूरत में डेटा देना है। ठीक है, अब यहाँ पर मैप की सूरत में ये वाली ब्रैकेट्स लगाएं और इसके अंदर मैप की सूरत में हम डेटा को सेव करवाएंगे। तो यहाँ पर जैसे वहाँ हम कर रहे थे नेम, ठीक है, उसी तरह यहाँ पर नेम और ईमेल abc@gmail.com। ठीक हो गया। तो देखें मैप की सूरत में डेटा जाएगा। ठीक है, तो ये तो मैंने ऐसे हार्ड कोड कर दिया है, लेकिन हम जो है नेम वहाँ से लेंगे जो हमारा टेक्स्ट फील्ड है, नेम डॉट टेक्स्ट, और ईमेल भी वहीं से लेंगे, ईमेल डॉट टेक्स्ट। जस्ट इतना करने से हमारा काम हो जाएगा। तो लेकिन एक मसला है, जब बटन क्लिक करेंगे तो यूज़र1 हमारी यूनिक आईडी जो होगी वो यूज़र1 ही होगी। तो ये हर डॉक्यूमेंट की एक ही आईडी, ये तो नहीं चलेगा ना, हर डॉक्यूमेंट के लिए अलग अलग आईडी होनी चाहिए। और फिर उस आईडी को भी यहाँ डेटा के अंदर हम स्टोर करवाएंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर यूज़र1। तो ये क्यों करवाएंगे, ये बाद में आप लोगों को पता चलेगा कि ये हम क्यों करवा रहे हैं ये वाली आईडी। ठीक है, तो ये आईडी जो यहाँ पर स्टोर करवाएंगे वो किसी भी डॉक्यूमेंट को अपडेट करने के लिए या डिलीट करने के लिए या कुछ भी करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो ये आईडी ज़रूर यहाँ पर स्टोर करवानी, ये जो डॉक्यूमेंट की आईडी है ना यहाँ पर, ठीक है, ये वाली आईडी यहाँ अंदर इसके फील्ड्स के अंदर भी स्टोर होनी चाहिए। हम कोई ऐसा सोल्यूशन निकालते हैं कि जैसे ये यूज़र1 है, हर बार हर डॉक्यूमेंट के लिए एक ही आईडी नहीं रख सकते, हम करके भी देखते हैं, अभी वो आगे मैं आपको बताता हूँ। तो अब एक और चीज़ है, ये जो सेट फंक्शन है ये एसिंक फंक्शन है, तो इसमें यहाँ पर हमें अवेट लगाना होता है। तो हमारा ऑन प्रेस जो है इसको भी एसिंक बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक जो चलेगा कोड, तो हमारा डेटा स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हम ऐसे करेंगे, ये वाली स्क्रीन जो है ऐड वाली, इसको हम क्लोज़ करना चाहते हैं, नेविगेटर डॉट पॉप, इतना करने से क्लोज़ हो जाएगी। ठीक है, तो इतना काम हमने कर लिया है। अब इसको करके देखते हैं, यहाँ पर कोई नाम डालते हैं, उसके बाद जो है ईमेल कोई डाल देते हैं, ऐड यूज़र के ऊपर क्लिक करते हैं। तो अब देखें क्लोज़ हो चुकी है स्क्रीन, वापस आ चुका है, इसका मतलब है कि ऐड हो चुका है डेटा। अब डेटाबेस के अंदर जाकर रिफ़्रेश करते हैं, इसको देखते हैं। तो अब देखें ऐड हो चुका है यूज़र1
और उसकी फ़ील्ड्स तमाम की तमाम फ़ील्ड्स, उसकी आईडी भी यहाँ पर शो हो रही है। तो ये तो ठीक हो गया, लेकिन एक मसला है, वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। हम दोबारा से कोई और यूज़र ऐड करना चाहते हैं, मसलन यहाँ पर कोई और डेटा, ऐसे कोई डमी डेटा इंटर करते हैं। तो अब ऐड यूज़र करते हैं, तो ऐड हो चुका है, यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर देखें, इसने नया यूज़र ऐड नहीं किया, उसी को रिप्लेस किया है। नेम और ईमेल आप लोग देख सकते हैं। तो ऐसा क्यों है, यही चीज़ तो मैं आपको समझाना चाहता था। यहाँ पर आईडी, ठीक है, ये वाली आईडी ये हमें यूनिक रखनी है, हर यूज़र के लिए अलग आईडी हो। सिर्फ यूज़र ही नहीं, कोई भी डॉक्यूमेंट हो, उसका कोई भी नेम हो, किसी तरह का भी डॉक्यूमेंट हो या कोई चीज़ भी आप स्टोर करवा रहे हैं, उसकी कोई ना कोई यूनिक आईडी होना ज़रूरी है। उसके बाद बग़ैर आप नहीं चल सकते, ठीक है। तो मैं एक तरीका आपको बताने लगा हूँ, यूनिक आईडी किस तरह से क्रिएट करनी है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर यूनिक आईडी क्रिएट करने का एक ऑप्शन। आप लोगों ने डेट टाइम पढ़ा था, डेट टाइम डॉट नो, ठीक है। तो ये क्या करता था, हमें करंट डेट एंड टाइम देता था। तो यहाँ पर हम मिली सेकेंड्स में लेंगे, मिली सेकेंड्स सिंस अप्रोच, ठीक है, ये वाला सेलेक्ट करें तो मिली सेकेंड्स में हमें टाइम मिल जाएगा। अब हम इस टाइम को डॉट टू स्ट्रिंग करेंगे, स्ट्रिंग की सूरत में कर देंगे। तो इसको स्टोर करवा देते हैं एक स्ट्रिंग के अंदर, जिसका नाम रख देते हैं आईडी, ठीक है। तो समझने वाली बात यह है कि जो मौजूदा टाइम है, ठीक है, उसको हम मिली सेकेंड्स में ले रहे हैं, मिली सेकेंड्स, ठीक है। तो एक सेकंड के अंदर 1000 मिली सेकेंड्स होते हैं, ठीक है। तो यानी कि एक सेकंड का 1000वां हिस्सा, इसको हम ले रहे हैं और आखिर में इसको स्ट्रिंग की फॉर्म में ले रहे हैं, क्योंकि हमें स्ट्रिंग की फॉर्म में आईडी चाहिए हर डॉक्यूमेंट की। तो जब भी बटन प्रेस होगा, ये आईडी की एक नई वैल्यू होगी, एक न्यू वैल्यू होगी, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को पता है टाइम चेंज हो रहा है, ठीक है। एक सेकंड भी जब चेंज होता है तो बहुत कुछ फ़र्क पड़ेगा इस आईडी के ऊपर, ठीक हो गया। अब यहाँ पर बजाय यूज़र 1 लिखने के, यहाँ पर आईडी लिखें और यहाँ पर भी आईडी लिखें, ठीक हो गया, वही आईडी। तो इस तरह हमारा काम मज़ीद सिक्योर तरीके से होगा। तो अब एप्लीकेशन को दोबारा से हम रिस्टार्ट करके इसको टेस्ट करते हैं। अब जाते हैं प्लस के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप न्यू यूज़र को ऐड करते हैं, ठीक है। ईमेल कोई ऐसे डाल देते हैं। अब करते हैं ऐड यूज़र के ऊपर क्लिक, तो वापस आ चुका है, इसका मतलब है ऐड हो चुका है। अब जाते हैं अपने डेटाबेस के अंदर, तो यहाँ पर देखें एक आईडी शो हो रही है हमें, आईडी, ठीक हो गया। अब इस आईडी के अंदर आएँ तो एक डेटा हम जो अभी हमने ऐड किया है वो डेटा यहाँ पर आ चुका है। तो ये देखें कितने खूबसूरत तरीके से एक आईडी जनरेट हुई है। तो हम अपने हाथ से तो इस तरह नहीं कर सकते थे कि हर बार कोई आईडी जनरेट करें। तो ये एक ट्रिक है जिसके थ्रू हर बार यूनिक आईडी जनरेट होगी। अब एक बार फिर कोई डेटा ऐड करते हैं, अब कोई और डेटा ऐड करते हैं। तो ऐसे ये डमी डेटा है, इसको ज़्यादा सीरियस नहीं लेना। तो ये भी ऐड हो चुका है। तो यहाँ पर आएँ, एक और आईडी जनरेट हो चुकी है, इस आईडी के अंदर आएँ तो यहाँ पर आपको डेटा मिल जाएगा, ठीक हो गया। तो ये तरीक़ाकार है डेटा क्रिएट करने का, हर कलेक्शन के अंदर डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करने का। अब यहाँ ऐड तो हो गए, अब इनको हमने शो भी तो करवाना है एप्लीकेशन के अंदर, एक्सेस भी तो करना है। तो वो किस तरह से करें, तो वापस अपनी होम स्क्रीन के ऊपर आते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक बनाते हैं फंक्शन, एक फ़ंक्शन बनाते हैं फैच डेटा। तो ये फंक्शन क्या करेगा, ये एक एसिंक फंक्शन है, ये डेटा को फैच करेगा फायरबेस में से। तो यहाँ सबसे पहले उसी तरह हमें एक रेफरेंस तो लेना ही पड़ेगा, रेफरेंस डीबी रेफरेंस, डीबी रेफ या कोई नाम आप रख सकते हैं, फायरबेस फायरस्टोर डॉट इंस्टेंस डॉट कलेक्शन और यूज़र्स, ठीक है। तो ये स्मॉल लेटर्स के अंदर है, तो इसको बहुत ध्यान रखना है। अगर कैपिटल रख दिया तो वहाँ भी कैपिटल रखना पड़ेगा, सारा कुछ स्पेलिंग हर चीज़ एक जैसी होनी चाहिए। तो रेफरेंस हमें मिल चुका है। अब इस रेफरेंस में से डेटा को हम कैसे निकालेंगे,
जस्ट सिंपल एक ही फंक्शन हमें कॉल करवाना है, dbref.get। ठीक है, तो ये गेट जो है ये हमें सारा डेटा निकाल के देगा इस रेफरेंस के ऊपर, यानी इस कलेक्शन में जो भी डेटा पड़ा है गेट की मदद से हमें मिल जाएगा। लेकिन ये गेट एक एसिंक्रोनस फंक्शन है, तो इसके लिए हमें यहाँ अवेट लगाना पड़ेगा। तो फाइनल यहाँ पर डेटा और अवेट। ठीक है, अब ये अवेट करके सारा डेटा निकाल के इस डेटा के अंदर स्टोर करवा देगा। और इसकी टाइप अगर हम देखें तो क्यूरी स्नैपशॉट है। ठीक है, क्यूरी स्नैपशॉट, और इसके अंदर क्या है, मैप की सूरत में होगा डेटा, उसको भी हम देखेंगे। तो चूंकि हमने मैप की सूरत में डेटा को स्टोर किया था, इसलिए हमें वापस भी मैप की सूरत में ही मिलेगा। यानी कि यूज़र्स, यहाँ पर हमें एक पहले ही से हम लिस्ट बना लेते हैं, लिस्ट ऑफ मैप, स्ट्रिंग और डायनामिक। आप लोगों को पता है मैप किस तरह क्रिएट करते हैं। पूरी लिस्ट है यूज़र्स की, और बाय डिफ़ॉल्ट ये एम्प्टी है। हमें जो भी डेटा मिलेगा ना वहाँ से, डेटाबेस में से, वो मैप की सूरत में होगा, लिस्ट ऑफ मैप। ठीक हो गया। तो अब ये जो डेटा मिला है इसको हम जो है इसी लिस्ट के अंदर ऐड करेंगे। किस तरह से ऐड करेंगे मैं अभी दिखाता हूँ। यहाँ पर फार लूप लगाते हैं, फार लूप लगाकर वार डॉक, यानी एक एक डॉक्यूमेंट निकालेंगे। अब ये जो डेटा है ये तमाम डॉक्यूमेंट्स हमें प्रोवाइड करेगा जो यहाँ पर पड़े हुए हैं, ये वाले। ठीक है, इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को ये हमें प्रोवाइड करेगा। किस तरह से, फार लूप, फार इन लूप, वार डॉक इन डेटा डॉट डॉक्स। ठीक है, डेटा डॉट डॉक्स, ये जो डेटा हमें मिला है db डॉट गेट करने से, ये हमें डॉक्यूमेंट्स देगा। ठीक है, डेटा डॉट डॉक्स, डॉक्स का मतलब है डॉक्यूमेंट्स, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स हमें देगा एक एक करके। ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट हमें मिल जाएगा। अब उस डॉक्यूमेंट को मैप में कैसे कन्वर्ट करना है, तो उस डॉक्यूमेंट को मैप में कन्वर्ट करने का ऑप्शन ये है, डॉक डॉट डेटा। ठीक है, तो देखें डॉक डॉट डेटा हम करेंगे तो हमें एक मैप मिल जाएगा। ठीक हो गया। अब हमारे लिए बिल्कुल चीज़ें आसान हो गई हैं। अब हम सिंपल ऐसे करेंगे, यूज़र्स, ऊपर वाली जो लिस्ट है मैप वाली, ये वाली, ठीक है, इसके अंदर ऐड करते जाएंगे डॉक डॉट डेटा, सिंपल। तो ये क्या करेगा, यानी कि डेटा को वहाँ से निकालेगा और उसका एक एक डॉक्यूमेंट करके उसको मैप में कन्वर्ट करते हुए यहाँ पर लिस्ट ऑफ मैप के अंदर ऐड करता जाएगा। ठीक है, इतना करने से काम हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, ये जो फार लूप है ना, इसको हम सेट स्टेट के अंदर चलाएंगे, सेट स्टेट के अंदर, ताकि हम स्टेट को भी अपडेट कर पाएँ। सेट स्टेट, तो इसमें हम स्टेट मैनेजमेंट तो नहीं देख रहे, हम सिंपल सेट स्टेट से निज़ाम चलाएंगे। इतना करने से हमारा काम हो जाएगा। अब एक और चीज़ है, वो ये है कि जब भी इस फंक्शन को कॉल करवाएंगे तो ये यूज़र्स वाली लिस्ट एम्प्टी होनी चाहिए। ठीक है, इसके अंदर पहले ही से कोई डेटा मौजूद हुआ तो यहाँ पर ये और डेटा ऐड कर देगा तो डुप्लीकेट हो जाएगा डेटा। तो इसलिए एहतियातन हम फैच डेटा के अंदर जब आएंगे तो पहले हमें यूज़र्स वाली जो लिस्ट है मेक श्योर करना है कि ये खाली है, इसके अंदर पहले ही से कुछ नहीं है। ठीक हो गया, तो एहतियातन ये काम कर लेना है। अब हमारे पास जितने भी यूज़र्स होंगे वो यहाँ आ जाएंगे यूज़र्स के अंदर, तो इनको अब शो करवाना है। यहाँ एप्लीकेशन के अंदर बॉडी में आते हैं, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लिस्ट व्यू ही यूज़ करते हैं। अब यहाँ फार लूप लगाकर हम शो करवाएंगे, फार लूप वार यूज़र इन यूज़र्स। ठीक है, और लिस्ट टाइल की मदद से हम करवाते हैं। टाइटल में हम रखेंगे यूज़र नेम, ठीक है, और सब टाइटल के अंदर क्या रखेंगे, यूज़र ईमेल, जस्ट इतना। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल हम ऐसे कर रहे हैं। ये जो यूज़र्स की लिस्ट है ना, लिस्ट ऑफ मैप यूज़र्स, ठीक है, इसी को आइट्रेट करते हुए हम यहाँ पर लिस्ट टाइल की मदद से डेटा शो करवा रहे हैं। तो ये क्या चीज़ है, ये वही है, यूज़र जो भी हमें मिलेगा उसका नाम एक्सेस करने के लिए ज़ाहिर सी बात है कीज़ की मदद से ही निकालेंगे, क्योंकि मैप है, और उसका ईमेल भी ऐसे ही निकालेंगे की मदद से। ठीक है, अब आखिरी चीज़ जो हमारे पास बचती है वो क्या है, वो ये है कि इस फंक्शन को कॉल कौन करेगा। ठीक है, जब हम एप्लीकेशन ऑन करते हैं या इस स्क्रीन के ऊपर आते हैं तो इसे कौन कॉल करवाएगा इस फंक्शन को। तो इसको कॉल करवाने के लिए
आप लोगों को पता है एक इनिट स्टेट फंक्शन होता है स्टेटफुल विजेट के अंदर, ठीक है। जो भी स्टेटफुल हम विजेट बनाते हैं तो इनके अंदर इनिट स्टेट मिलता है। तो इनिट स्टेट क्या होता है, ये जब भी कोई विजेट या किसी स्क्रीन के ऊपर हम आते हैं तो सबसे पहले इनिट स्टेट फंक्शन कॉल होता है खुद ब खुद। तो हम इससे फ़ायदा उठाते हुए अपना फंक्शन कॉल कर लेंगे यहाँ से फैच डेटा। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि एप्लीकेशन जब भी हम रन करेंगे तो सबसे पहले ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, फैच डेटा ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा। तो अभी देखें ऑटोमेटिक कॉल हुआ है और यहाँ पर यूज़र की लिस्ट आ चुकी है हमारे पास, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो कितना सिंपल है, कितना यानी कि आसानी से हमने ये काम कर लिया है। अब ऐसे करेंगे, ये जो डेटा हमारे पास आया है इनको डिलीट करने का ऑप्शन एक रखते हैं यहाँ पर लिस्ट टाइल के अंदर। आप लोगों को पता है ट्रेलिंग का एक ऑप्शन होता है, यहाँ पर आइकन बटन हम लगा देते हैं, इसके ऑन प्रेस्ड के ऊपर हम डिलीट करेंगे, इसका आइकन भी डिलीट वाला लगा लेते हैं, ठीक है। तो लिस्ट टाइल के अंदर हर के सामने डिलीट का बटन आ जाएगा। अब इसको प्रेस करने के ऊपर क्या हो, तो वही रेफरेंस जो हमने ऊपर लिया था, ये वाला रेफरेंस, इसी रेफरेंस को पकड़ेंगे, ठीक है। DB रेफरेंस डॉट, इसके अंदर जाकर डॉक्यूमेंट को तलाश करेंगे जिस डॉक्यूमेंट को हमने डिलीट करना है। तो अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट हमें कैसे मिलेगा, यहाँ उसकी आईडी देनी है ना, यूज़र आईडी, ठीक है। अब आप लोगों को पता चला होगा कि इस आईडी की अहमियत क्या है। यहाँ अगर आप देखें आईडी, ये देखें आईडी है, इसकी अहमियत क्या है, इसकी इम्पॉर्टेंट क्या है, इसकी इम्पॉर्टेंट यही है कि अब देखें आसानी से हमने एक्सेस कर लिया है इस डॉक्यूमेंट को। अब डॉट डिलीट इतना कर लेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। तो ये एसिंग फंक्शन है, अगर आपको इसके बाद कोई काम करवाना है तो यहाँ अवेट लगा दें, वरना ऐसे ही छोड़ दें इसको, तो ये थोड़ा सा टाइम लेकर काम कर देगा। अब मैं ऐसे करता हूँ, ये जो नीचे वाला है ना इसको डिलीट करता हूँ, मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ, मैंने प्रेस कर दिया है। तो अभी देखते हैं डिलीट होता है कि नहीं होता। तो डिलीट हो चुका है, ठीक है, डिलीट हो चुका है, लेकिन यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ मैं बताता हूँ। एप्लीकेशन को एक बार रिस्टार्ट करते हैं, तो एप्लीकेशन रिस्टार्ट हो चुके हैं। देखिए अब अपडेटेड डेटा हमारे पास आया है दोबारा से, ठीक है। तो इसकी वजह क्या है, इसकी वजह यह है कि जब एप्लीकेशन रन होती है पहली बार तो फैच डेटा कॉल होता है, वो सारा के डेटा को फैच कर देता है। उसके बाद चाहे कोई डेटा डिलीट हो जाए, कुछ हो जाए, इसको तो दोबारा हमने कॉल नहीं किया ना, ये तो वही पिछले वाला डेटा पकड़ के खड़ा हुआ है। तो इसलिए जब डिलीट करवाते हैं, यहाँ डिलीट करवाएंगे तो अवेट करते हैं, यहाँ अवेट, और इसको भी एसेंग बनाते हैं। तो जब डिलीट हो जाए, ठीक है, डिलीट हो जाने के बाद दोबारा से फैच डेटा वाले फंक्शन को हम कॉल कर देंगे ताकि वो अपडेटेड डेटा को दोबारा से फैच कर लें। तो इसकी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये जो नीचे वाला है इसको डिलीट करते हैं, तो अब देखें हट चुका है, एक ही बच गया पीछे। तो यही चीज़ है जो आप लोगों को मैं बताना चाहता था। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप स्ट्रीम लें, ठीक है। स्ट्रीम लेने से क्या होगा कि आपको दोबारा ये वाला फंक्शन कॉल नहीं करना पड़ेगा। स्ट्रीम की सूरत में डेटा ऑटोमेटिकली आता जाता रहेगा। आप लोग पढ़ चुके हैं स्ट्रीम। स्ट्रीम कैसे लेते हैं, स्ट्रीम इसी तरह लेंगे, DB रेफरेंस डॉट स्नैपशॉट, ठीक है, डॉट स्नैपशॉट डॉट लिसन, ठीक है। तो हम लिसन जब करेंगे तो यहाँ पर हमें डेटा मिलेगा इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर हमें डेटा मिलता रहेगा, ये वाला जो यहाँ पर पड़ा है। जस्ट इतना कोड लिखेंगे, बाकी इसको हटा दें बेशक। इतना कोड लिखने से DB रेफरेंस डॉट स्नैपशॉट्स डॉट लिसन, तो यहाँ आने के बाद ये जो क्लियर है इसको यहाँ लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये वाला कोड लिख लेते हैं सेट स्टेट वाला, इसके अंदर जस्ट इतना करें। अब ये क्या होगा, ये जो डेटा हमें मिल रहा था डॉट गेट करने के ऊपर, अब वो हमें लिसन के अंदर यहाँ मिल रहा है। अब इसी डेटा की मदद से हम जो है सारा कुछ कर रहे हैं। तो इसको हम फिर से रन करते हैं।
तो हमारे पास डेटा आ चुका है, देख सकते हैं आप लोग। अब हमें बार बार फैच को कॉल करवाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ फैच को ख़त्म कर दें बेशक, ठीक है। और फैच को ख़त्म करने से कुछ भी नहीं होगा, हमारा सब कुछ वैसे ही काम करेगा। अब हम कोई न्यू यूज़र ऐड करते हैं, तो न्यू यूज़र ऐड कर रहे हैं यहाँ पर। इसको ऐड करते हैं, तो देखें यहाँ पर ऑटोमेटिक अपडेट हुआ है। हमने फैच को दोबारा से कॉल नहीं की, क्योंकि स्ट्रीम यूज़ हो रही है ना, स्ट्रीम लिसन कर रहे हैं हम उसको, यानी कि ये लिसन इसको पकड़ के बैठ गया है। जब भी कोई वहाँ चेंज होगी ये ऑटोमेटिक उसको पकड़ लेगा। तो इसी तरह कोई और यूज़र ऐड करें, कोई भी आप ऐड करते रहें, यहाँ पर ऑटोमेटिकली अपडेट होगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पर अपडेट हो चुका है। अब मैं अगर किसी को डिलीट करूँ तो देखें यहाँ पर फ़ौरन चेंज हुआ है। तो ये फ़ायदा है स्ट्रीम को यूज़ करने का। अब यहाँ पर एक और काम करते हैं, एक और चीज़ देखते हैं कि किसी भी डॉक्यूमेंट को अपडेट कैसे करें। तो अपडेट करने के लिए यहाँ एक न्यू स्क्रीन हम बना लेते हैं, अपडेट यूज़र, अपडेट यूज़र स्क्रीन, इंपोर्ट मटेरियल, स्टेट फुल विजेट, अपडेट यूज़र स्क्रीन, स्कैफोल्ड, ऐप बार, टाइटल इसका रखते हैं अपडेट, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, जो भी यूज़र है जिसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, जिसको अपडेट करेंगे, उसका डेटा यहाँ भेजेंगे। तो उसके लिए मैप, क्योंकि डेटा मैप की सूरत में है, मैप डायनामिक, स्ट्रिंग डायनामिक यूज़र, और इसको कंस्ट्रक्टर के अंदर भी ऐड करना है, रिक्वायर्ड दिस डॉट यूज़र, ठीक है। तो यहाँ एरर दे रहा है, तो इसके लिए हमें इसको फाइनल बनाएंगे जब, क्योंकि कंस्ट्रक्टर हमारा जो कांस्टेंट है ना, इसके लिए जो भी फील्ड इसमें डालते हैं पैरामीटर, तो उसको हम फाइनल बनाते हैं। तो यहाँ से हम ऐसे करेंगे, डेटा हम भेजेंगे पीछे से, यहाँ होम स्क्रीन से। ये जो लिस्ट टाइल है ना, इसमें होता है ऑन टैब, ठीक है। तो ऑन टैब के अंदर हम नेविगेटर डॉट पुश मटेरियल पेज राउट, और बिल्डर के अंदर कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पर हम करेंगे यूज़र अपडेट यूज़र स्क्रीन, और इसके अंदर हमने यूज़र भेजना है। तो ये वही यूज़र हम भेज देंगे जो ऊपर यहाँ पर फॉर लूप के अंदर चल रहा होगा, ठीक है। तो इतना करने से हमारा जो यूज़र का डेटा है वो वहाँ पर पहुँच जाएगा यूज़र स्क्रीन के अंदर, ठीक है। तो अब इसके अंदर हम सेम उसी तरह जैसे ये ऐड यूज़र स्क्रीन थी, इसका सेम डेटा, इसका बॉडी वाला सेम कोड हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, क्योंकि तकरीबन सेम ही होना है ये कोड, थोड़ी बहुत चेंज इसमें करेंगे, जस्ट इतना करने से। अब उसके बाद जो ऊपर वाली ये है फील्ड्स, इनको भी देख लेते हैं, रेफरेंस भी कॉपी कर लेते हैं। तो हमने तमाम कोड तकरीबन जो है ऐड यूज़र स्क्रीन वाला ही कॉपी कर लिया है, ठीक है। तो इसमें अब थोड़ी सी चेंज है, हम चाहते तो उसी स्क्रीन के अंदर भी इस सारे काम को कर सकते थे, लेकिन आप लोग कंफ्यूज हो जाते, तो इसलिए मैंने अलग से किया है। अच्छा, अब ऐसे करते हैं, सबसे पहले जब इस स्क्रीन के अंदर हम आएंगे तो हमने जो भी डेटा है यूज़र का मौजूदा डेटा, उसको हमने फील्ड्स के अंदर डालना है, यानी कि ये जो फील्ड्स हैं नीचे टेक्स्ट फील्ड्स, नेम और ईमेल वाली, इनके अंदर डालना है उस डेटा को, जो डेटा यूज़र का ऑलरेडी होगा। तो उसके लिए यहाँ पर हमने क्या करना है, इनिट के अंदर आए, इनिट स्टेट, ठीक है। तो आप लोगों को पता है इनिट स्टेट ऑटोमेटिक कॉल होता है सबसे पहले। इनिट स्टेट के अंदर आए तो ये जो नेम है, ये टेक्स्ट फील्ड वाला टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर नेम डॉट टेक्स्ट, इसका जो टेक्स्ट है तो ये असाइन कर देंगे कौन सा, यूज़र वाला, ऊपर जो यूज़र हम भेज रहे हैं। तो ये एरर क्यों दे रहा है, एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि ये स्टेट फुल विजेट है, ठीक है। स्टेट फुल विजेट के अंदर जब कोई चीज़ पास करते हैं तो उसको एक्सेस करने के लिए डायरेक्ट नाम नहीं लिखते, बल्कि यहाँ पर लिखते हैं विजेट डॉट, ठीक है, विजेट डॉट यूज़र करेंगे।
तो ये यूज़र जो है इसको हम एक्सेस कर पाएंगे। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले ऐसे करेंगे, ये जो नेम है, नेम वाली टेक्स्ट फील्ड है, इसके अंदर नेम डालेंगे यूज़र का। अब जो है ईमेल वाली जो फील्ड है उसके अंदर हम नेम डॉट टेक्स्ट, इसके अंदर हम डालेंगे विजेट डॉट यूज़र ईमेल। ठीक हो गया। तो इतना करने से हमारा जो है ऐड हो जाएगा टेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्या चीज़ करनी है, नेक्स्ट चीज़ ये करनी है, ये जो आईडी है, अब आईडी हमें क्रिएट नहीं करनी। ठीक है, आईडी हमें क्रिएट नहीं करनी क्योंकि हम उसी आईडी के ऊपर ही सारा कुछ करेंगे। तो अब ये वाला कोड मैं सारा बार फिर से लिखता हूँ एक बार, अपडेट करने वाला कोड, क्योंकि इस बार हम अपडेट कर रहे हैं। अपडेट, अब हमारे पास जो है सारा कुछ आ चुका है डेटा। तो अब हम करेंगे अवेट db रेफरेंस डॉट डॉक्यूमेंट। उस डॉक्यूमेंट को कैसे ढूंढेंगे, उस डॉक्यूमेंट की आईडी ऐसे ही ढूंढेंगे विजेट डॉट यूज़र, जो ऊपर यूज़र हमने भेजा है उसकी आईडी को एक्सेस करते हुए। अब यहाँ से हम सेट की बजाय अपडेट करेंगे। ठीक है, और अपडेट के अंदर हम मैप भेजेंगे, मैप, और मैप के अंदर सिर्फ वही डेटा भेजेंगे जो हमने अपडेट करना है। तो इसमें दो चीज़ें हैं, नेम और ईमेल। इस बार आईडी नहीं लिखनी क्योंकि आईडी की ज़रूरत नहीं है, आईडी तो अपडेट नहीं होनी, आईडी तो यूनिक ही रहनी है, वैसे ही रहनी है। अब यहाँ पर नेम को अपडेट कर देंगे नेम डॉट टेक्स्ट के साथ, और ईमेल को अपडेट कर देंगे ईमेल डॉट टेक्स्ट के साथ। ठीक है, इतना सा काम है। अब एप्लीकेशन को दोबारा से रन करते हैं। अब ऐसे करते हैं, ये जो नीचे वाला है इसको हम अपडेट करने की कोशिश करते हैं। तो इसके ऊपर जो ही मैंने क्लिक किया अपडेट स्क्रीन आई, और देखें पहले ही से सारा डेटा जो भी वहाँ मौजूदा डेटा है आ चुका है। अब ये जो है सैयद लिखा हुआ है, इसके आगे हम 1 कर देते हैं, और यहाँ ईमेल में भी 1 कर देते हैं। जस्ट इतनी चेंज हम चाहते हैं। जो ही अपडेट के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ देखें फ़ौरन चेंज हो चुका है। तो आप बेशक डेटाबेस में से वेरीफाई कर सकते हैं इसका डेटा, किसका डेटा क्या है। तो ये दूसरा है, और ये देखें ये वाला देखें अपडेट हो चुका है, सैयद1 और सैयद1@gmail.com। तो इस तरह से अपडेशन का काम भी आप कर सकते हैं, अपडेट करें, डिलीट करें, न्यू डेटा ऐड करें। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। ये इंतहाई आसान फंक्शन है इसके, डीबी रेफरेंस के बिल्कुल आसान तरीन फंक्शन है। अच्छा, इसमें होम स्क्रीन के अंदर जैसे हमने इधर फंक्शन बनाया, फंक्शन को कॉल की और सारा कुछ किया, बजाय इसके डायरेक्ट हम यहाँ पर भी कुछ लगा सकते हैं ऐसा, यानी कि स्ट्रीम, जैसे स्ट्रीम है, स्ट्रीम को एक्सेस करने के लिए हम यहाँ पर स्ट्रीम बिल्डर यूज़ करते हैं, और फ्यूचर वाली कोई भी चीज़ है उसको एक्सेस करने के लिए फ्यूचर बिल्डर। मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन दिखा देता हूँ। ये जो फ्लटर फायर की डॉक्यूमेंटेशन है, इसमें लेफ़्ट साइड के ऊपर आएँ, क्लाउड फायर स्टोर के ऊपर अगर आप आएँ तो ओवरव्यू के ऊपर आएँ तो यहाँ आपको सारी डॉक्यूमेंटेशन इसकी मिल जाएगी। ठीक है, पैकेज कैसे ऐड करना है, फिर रन कैसे करना है, इसी तरह नेक्स्ट स्टेप के ऊपर हैं, यहाँ नेक्स्ट चलते जाएं तो वो बताएगा इस तरह करना है। ठीक है, इस तरह आपने जो है इंस्टेंस बनाना है, फिर इस तरह से उसका रेफरेंस, ये वाली चीज़ आप लोग इग्नोर कर देना। ठीक है, जो चीज़ हम आपको नई लगे तो यहाँ पर आ जाना है कलेक्शंस एंड डॉक्यूमेंट्स। अब इसके अंदर देखें, यहाँ पर एक विजेट है, उसके अंदर सारी चीज़ें इसने रखी हुई हैं। तो देखें यहाँ पर सबसे पहले रेफरेंस उसने लिया है, जैसे अभी हमने यूज़र्स का रेफरेंस लिया, इसने वही रेफरेंस लिया हुआ है। अब इसके अंदर वो क्या कर रहा है, इस रेफरेंस के ऊपर जो है डेटा को ऐड कर रहा है। अच्छा, ये डेटा को ऐड करने का एक और तरीका है, हमने तो डॉक्यूमेंट की मदद से किया था, डॉक्यूमेंट एक दिया था। तो अगर आप ये नहीं करना चाहते, डायरेक्ट ऐड करें। ठीक है, ये जो रेफरेंस है इसके ऊपर डायरेक्ट ऐड करें तो वो ख़ुद से एक जो है आईडी भी जनरेट कर देगा, सारा कुछ कर देगा। तो इसके बाद जो है देखें फ्यूचर बिल्डर, मैं आपको जो चीज़ बताई फ्यूचर बिल्डर, यहाँ से इसको देखकर आप लोग फ्यूचर बिल्डर यूज़ करें। तो फ्यूचर बिल्डर में क्या करना है, कुछ भी नहीं है, जस्ट उसी तरह जैसे कलेक्शन है उसी तरह एक कलेक्शन लेंगे, उसके ऊपर गेट करेंगे तो उसमें जो भी डेटा होगा वो आ जाएगा। आप पूरी कलेक्शन का डेटा लें या फिर उसमें से किसी एक डॉक्यूमेंट का डेटा निकालें, तो दोनों काम आप कर सकते हैं। उसी तरह रियल टाइम चेंजेस अगर आप लोगों को करनी है तो स्ट्रीम यूज़ करेंगे। यहाँ देखें स्ट्रीम बिल्डर इन्होंने यूज़ करके दिखाया है।
स्ट्रीम बिल्डर में ये होता है कि यानी कि रियल टाइम के ऊपर चेंजेस होती हैं। जो ही डेटाबेस के अंदर कोई चेंज होती है फ़ौरन एग्जैक्ट वो चेंज यहाँ पर आ जाती है। तो इसके बाद जो है आप लोग इसके अंदर कोई क्यूरी वगैरह लगाना चाहें, यानी कि डेटा को फ़िल्टर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। एज ए बिगिनर आप लोग मेरे ख्याल में कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि फ्यूचर बिल्डर और स्ट्रीम बिल्डर को भी देखेंगे और लोडिंग भी देखेंगे, तो वही चीज़ें कर लेते हैं। तो अब हमें कोई यहाँ पर फंक्शन हम नहीं बनाएंगे, यानी कि डेटा को एक्सेस करने के लिए कोई फंक्शन हमें ज़रूरत नहीं है, ना ही हमें किसी लिस्ट बनाने की ज़रूरत है। इन तमाम चीज़ों को ख़त्म करते हैं और इनिट की भी हमें ज़रूरत नहीं है। और चलें रेफरेंस को रहने देते हैं, रेफरेंस हमें चाहिए। अच्छा, यहाँ पर ये जो लिस्ट व्यू है इसको हम यहाँ से कट करते हैं। अब हम यहाँ पर लगाएंगे सबसे पहले हम देखेंगे फ्यूचर बिल्डर। अच्छा, इसमें दो पैरामीटर हैं, एक है फ्यूचर और दूसरा है बिल्डर। ठीक हो गया, इन दोनों को हम देखने वाले हैं। और बिल्डर का आप लोगों को पता है, बिल्डर के अंदर हमेशा विजेट ही होते हैं, बिल्ड होते हैं विजेट। तो ये हमें दो पैरामीटर देता है। चलो पहले फ्यूचर को देख लेते हैं। फ्यूचर के अंदर हमें कोई ऐसा फंक्शन कॉल करवाना होता है जो हमें फ्यूचर में एक वैल्यू देता है, यानी कि थोड़ा टाइम लेने के बाद हमें कुछ ना कुछ देता है। तो यहाँ पर कौन सा कॉल करवाएं हम? dbref जो ऊपर हमने क्रिएट किया है, db रेफरेंस यूज़र्स डॉट गेट, इसको गेट करते हैं। तो ये क्या करेगा, उस डेटा फंक्शन को कॉल कर देगा गेट वाले को। अब इसका रिज़ल्ट हमें कहाँ मिलेगा? इसका रिज़ल्ट बिल्डर के अंदर मिलेगा। तो बिल्डर के अंदर दो पैरामीटर हैं, पहला कॉन्टेक्स्ट होता है, दूसरा इसका रिज़ल्ट मिलता है हमें, उसको बोलते हैं स्नैपशॉट। आप इसको नाम कोई और भी देना चाहें तो दे सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, इसमें अब ये स्नैपशॉट जो है इसमें काफ़ी सारी मालूमात हमें मिलती है। कौन सी मालूमात? यानी कि लोडिंग स्टेट है तो उसको हम गेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोडिंग वाला ही चलें कर लेते हैं। इसमें वही लगाएंगे, इफ़ कंडीशन लगाएंगे, इफ़ स्नैपशॉट डॉट कनेक्शन स्टेट। ठीक है, कनेक्शन स्टेट अगर है, कनेक्शन स्टेट डॉट वेटिंग। ठीक है, वेटिंग का मतलब ये है कि हमने इस फंक्शन को कॉल किया गेट वाला। ठीक है, जब तक हमें डेटा नहीं मिलता तब तक वेट है, हमने वेट करना है ना, वेटिंग स्टेट है। तो यहाँ पर हम कौन सा विजेट शो करवाएंगे? हम यहाँ पर सेंटर के अंदर सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर शो करवा देंगे, जस्ट इतना हम करेंगे। उसके बाद पहले तो ऐसे करते हैं, नीचे एक रिटर्न कर देते हैं साइज्ड बॉक्स, यानी कि अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो एम्प्टी होगी स्क्रीन। अब यहाँ पर करते हैं इफ़ स्नैपशॉट डॉट डेटा, यानी कि स्नैपशॉट के अंदर जो डेटा है हमें जो मिला है नॉट इज़ इक्वल टू नल। अगर वो नल नहीं है तो ऐसी सूरत में हम वही चीज़ रिटर्न करवाएंगे जो हमने पहले कट की हुई है, लिस्ट। ठीक है, लिस्ट हमने कट की थी, उसको यहाँ पेस्ट किया, लिस्ट व्यू। इस पूरी लिस्ट व्यू के अंदर जो है इस जो पहले कोड था सारा का सारा वही कोड है। लिस्ट ऑफ यूज़र्स हमें चाहिए अब। ठीक है, लिस्ट ऑफ यूज़र्स, तो वो कैसे मिलेगी? अब हमने यहाँ पर डेटा लेना है, वो सारा जो हमें मिलेगा। तो जैसे ऊपर हमने लिस्ट बनाई थी, लिस्ट ऑफ मैप स्ट्रिंग और डायनामिक की, उसी तरह यूज़र्स की ये लिस्ट हो गई। ठीक है, अब ये नीचे वाला एरर भी चला गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, अब हम डेटा निकालते हैं इसमें से। उसी तरह हम फार लूप लगाएंगे। ठीक है, फार लूप के अंदर क्या करेंगे, वार यूज़र चलें वार डॉक इन स्नैपशॉट। डेटा हमें कहाँ मिलेगा? स्नैपशॉट डॉट डेटा डॉट डॉक्यूमेंट्स। वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो इसके अंदर हैं, उस रेफरेंस के अंदर हैं, यानी कि रेफरेंस जो था यूज़र्स वाला। तो मैंने यहाँ नल चेक लगाया ताकि ये मेक श्योर करने के लिए कि ये डेटा नल नहीं है। ठीक है, ऊपर भी हम कंडीशन लगा चुके हैं। अब ये जो यूज़र्स है ना, यूज़र्स, इसके अंदर एक एक करके हम जो है ऐड करते जाएंगे। यूज़र्स डॉट ऐड
डॉक्यूमेंट डॉट डेटा, जैसे पहले था सेम उसी तरह। इतना करने से हमारा काम हो जाएगा। अब हम एप्लीकेशन को रन करते हैं। दोबारा से जब रन होगी, सबसे पहले ये लोडिंग यहाँ पर आएगी। तो यहाँ देखें लोडिंग आ रही है, लोडिंग, और उसके बाद डेटा यहाँ पर आ चुका है। ठीक हो गया। तो ये इस तरह से आप फ्यूचर बिल्डर को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये फ्यूचर बिल्डर रियल टाइम डेटा को शो नहीं करवाएगा। यानी कि अगर हम इनमें से कोई नया चीज़ यहाँ ऐड करते हैं, कोई न्यू डेटा यहाँ ऐड करते हैं, ठीक है, और इसको ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पर फ़ौरन वो अपडेट नहीं होगा। ठीक है। तो फ्यूचर बिल्डर का काम ये है कि जस्ट एक ही बार जब एप्लीकेशन के ऊपर हम आएंगे, ये विजेट जब बिल्ड होगा, उसी वक्त जो भी डेटा होगा उसको फैच करके लाएगा और बस रोक देगा, फिर उसको अपडेट नहीं करेगा। अब हम अपडेटेड डेटा को शो अगर करवाना है तो एप्लीकेशन को रिस्टार्ट करेंगे। तो ये फ्यूचर बिल्डर की एक कमज़ोरी है। तो इसको सिचुएशन के हिसाब से आप यूज़ करें, ऐसी जगह यूज़ करें जहाँ पर डेटा एक ही बार फैच करके लाना है और उसको शो करवा देना है। लेकिन रियल टाइम के ऊपर अगर अपडेट आप चाहते हैं तो वहाँ पर फ्यूचर बिल्डर की बजाय स्ट्रीम बिल्डर लगाना होगा। तो अब स्ट्रीम बिल्डर कैसे लगाएं? स्ट्रीम बिल्डर डायरेक्ट यहाँ पर यहाँ फ्यूचर बिल्डर लिखा है, यहाँ पर स्ट्रीम बिल्डर लगा दें, जस्ट इतना कर लें। इसमें चेंज क्या करनी है? चेंज यहाँ पर ये करनी है कि फ्यूचर की बजाय अब यहाँ पर स्ट्रीम आएगी। तो स्ट्रीम जब आएगी तो डीबी रेफरेंस की डॉट गेट डेटा की बजाय डॉट स्नैपशॉट करना होगा, जस्ट इतना करना होगा। बाकी कोई भी आपको चेंज नहीं करनी कोड के अंदर। ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि रियल टाइम में हमें चेंजेस मिलेंगी। अब मैं इसको डिलीट करूँ अगर, तो देखें फ़ौरन उसने गायब कर दिया। तो कोई नया अगर मैं ऐड करता हूँ, यहाँ पर कोई नई चीज़ मैं ऐड करता हूँ और इसको ऐड यूज़र क्लिक करता हूँ, तो देखें फ़ौरन इसने उस चेंज को पकड़ लिया है। तो ये है स्ट्रीम बिल्डर का काम। तो पहले हमने देखा था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि फायरबेस के साथ आप लोगों को ये चीज़ आनी चाहिए। तो फ्यूचर बिल्डर और स्ट्रीम बिल्डर, इस तरह से आप इनको यूज़ करते हुए डेटा के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। अच्छा, बाकी जो लोडिंग थी, लोडिंग यहाँ पर तो हमने शो करवा दी। अब यहाँ ऐड करते वक्त यहाँ लोडिंग शो करवाते हैं। ऐड यूज़र स्क्रीन के ऊपर आते हैं, यहाँ ऐसे करते हैं, एक बूलियन वेरिएबल बना लेते हैं लोडिंग का, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स रखते हैं। अब हम ऐसे करते हैं कि जब क्लिक हो, यानी कि इस बटन के ऊपर क्लिक हो जब, तो सेट स्टेट करके इस लोडिंग की वैल्यू को हम ट्रू कर दें। ठीक है। और जब भी ये सारा काम हो जाए उसके बाद इस लोडिंग को हम फॉल्स कर दें। ठीक है, सेट स्टेट के अंदर जस्ट इतना काम हमने करना है। अब इस लोडिंग की मदद से हम यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे। ये जो फॉर्म है, फॉर्म के अंदर, फॉर्म से पहले अगर लोडिंग है, ठीक है, तो फिर क्या करना है, सेंटर के अंदर हमने सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर शो करवाना है, अदरवाइज़ ये वाला बाकी कोड शो करवाना है। जस्ट इतना आप लोगों ने करना है। अब कोई डेटा ऐसे डमी डेटा हम यहाँ पर डालते हैं। अब ऐड यूज़र के ऊपर क्लिक करते हैं तो देखें लोडिंग आ रही है और लोडिंग के बाद यहाँ पर ऐड हो चुका है। अब डेटा को जब डिलीट करते हैं तो इसके ऊपर भी लोडिंग हम लगा सकते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है कि ये इतना क्विकली होता है। देखें मैं जो ही क्लिक करता हूँ फ़ौरन ख़त्म हो जाते हैं, तो इसके ऊपर लोडिंग की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं, किसी स्क्रीन के किसी भी जगह पर आप लोडिंग शो करवा दें इस क्लिक के ऊपर। इस तरह से उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी कि डेटाबेस के अंदर डेटा को किस तरह से सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, रीड, राइट, अपडेट, डिलीट ऑपरेशंस। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने अब तक जो देखी हैं फायरबेस की, ये स्टेट मैनेजमेंट के बग़ैर देखी हैं। ठीक है। तो स्टेट मैनेजमेंट के साथ जब देखेंगे तब थोड़ा, यानी कि हम एडवांस लेवल के ऊपर होंगे। तो फ़िलहाल आप लोग यहीं तक रहें, इसको समझें, इसके अंदर काफ़ी चीज़ें ऐड करें, यानी कि डेटा को ऐड करें फिर उसको गेट करें। अच्छा, इसके अंदर हम क्यूरी भी लगा सकते हैं। अगर हम क्यूरी लगाना चाहें तो ये जो स्ट्रीम है ना, अब स्ट्रीम है, यहाँ पर डीबी रेफरेंस है, इसके बाद डॉट, अगर आप लिमिट लगाना चाहें यानी कि डॉट लिमिट,
अब इसमें लिमिट लगा सकते हैं कि टोटल कितने डॉक्यूमेंट हम लेके आना चाहते हैं। अगर मैं यहाँ पर 1 कर दूँ इसको, ठीक है, तो ये एक ही डॉक्यूमेंट को ले आएगा। देखें एक ही डॉक्यूमेंट आया है क्योंकि मैंने लिमिट सेट कर दी। इसी तरह आपके पास यानी कि हज़ारों डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं और आप उनमें से कोई 50 डॉक्यूमेंट निकालना चाहते हैं तो लिमिट सेट कर सकते हैं। इसी तरह और भी आपके पास फ़िल्टर लगाने के लिए काफ़ी सारे ऑप्शन मौजूद हैं, यानी कि एंड एट डॉक्यूमेंट, एंड बिफोर, यानी कि हर तरह की यहाँ पर लगा सकते हैं। अब ऑर्डर बाय है, ठीक है, ऑर्डर बाय आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के साथ इसको कर सकते हैं। ऑर्डर बाय करें, कौन सी फील्ड के ऊपर लगाएं, यानी कि हम चाहते हैं कि नेम के ऊपर लगाएं, ठीक है। डिसेंडिंग फॉल्स, अगर डिसेंडिंग फॉल्स, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही होता है डिसेंडिंग फॉल्स। अगर हम डिसेंडिंग को ट्रू कर दें यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर आप गौर करें, ए वाला पहले है, एस वाला बाद में है। अब ये जो चेंज हमने की है इसके बाद क्या होता है, तो देखें एस वाला पहले आ गया, ए वाला बाद में आ गया। तो इसी तरह आप किसी फील्ड के ऊपर असेंडिंग या डिसेंडिंग आर्डर के साथ उसको फ़िल्टर करना चाहें तो ऑर्डर बाय यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह आप जहाँ पर क्यूरीज़ जितनी मौजूद हैं आप लगा सकते हैं। डॉट करें तो यहाँ पर देखें काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, इनको एक एक करके आप ट्राई करें। तो यहाँ पर वेयर है, अब वेयर है इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, यानी कि वेयर लगाकर आप किसी फील्ड के ऊपर लगाना चाहें, यानी कि वेयर यानी कि नेम के ऊपर अगर आप लगाना चाहते हैं, नेम इज़ इक्वल टू, ठीक है। जब नेम इज़ इक्वल टू यानी कि अगर अब्बास के ऊपर हम सेट करें तो ये जस्ट उन्हीं को पकड़ लाएगा जहाँ पर नेम ये होगा, ठीक है। इसी तरह आप कोई भी क्यूरी यहाँ पर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। तो अब आपको मैं कहूँगा कि इस डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर नज़र दौड़ाएं और इसके ऊपर सारी चीज़ें दी गई हैं, एक एक करके इनको थोड़ा आप ख़ुद देखें। तो मेरा काम है आप लोगों को चीज़ को एक इंट्रोडक्शन करवाना उस चीज़ का, तो बाकी आप लोगों ने ख़ुद इसको छेड़छाड़ करके इसको देखना है सारा कुछ। अच्छा, कुछ लोग ऐसे करते हैं, ये रेफरेंस यहाँ क्रिएट करने के बजाय ये डायरेक्ट यहाँ लिखते हैं। तो मैं ये दिखा दूँ आपको, कहीं ऐसा ना हो कि आप कहीं देखें और आप कहें कि ये क्या चीज़ है, इसको हटा दें बेशक। अब इस तरह लिखते हैं, ठीक है, इस तरह लिखने के बाद ऐसे कर देते हैं, यानी कि इस तरह। अब यहाँ पर जितनी क्यूरीज लगानी है इस तरह करके लगा देते हैं। डॉट लिमिट है, ठीक है, इसी तरह डॉट वेयर है, उसके बाद जो है यहाँ पर कर देते हैं डॉट ऑर्डर बाय, ठीक है। तो इस तरह थोड़ा सा स्ट्रक्चर बन जाता है। तो आप लोग देख लें जैसे ठीक लगे, यहाँ पर आप कर सकते हैं। इसकी डॉक्यूमेंटेशन के साथ आप लोग जुड़े रहें तो काफ़ी चीज़ें आपको डॉक्यूमेंटेशन से समझ आएंगी। तो मैं वापस अनडू करता हूँ। तो डॉक्यूमेंटेशन को आप एक्सप्लोर करते रहें, यहाँ से आप डेटाबेस के अंदर जितनी भी क्यूरीज़ हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा कि किस तरह से हम डेटाबेस के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, ख़ास तौर पर स्ट्रीम बिल्डर, फ्यूचर बिल्डर किस तरह लगाते हैं, लोडिंग किस तरह से करते हैं। तो अब हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में ऑथेंटिकेशन को देखेंगे, ऑथेंटिकेशन करेंगे और ऑथेंटिकेशन के बाद भी हम डेटा को इसी तरह डेटाबेस को छेड़ेंगे, क्योंकि ऑथेंटिकेशन के बाद हम यूज़र का डेटा दोबारा डेटाबेस में स्टोर करेंगे, फिर उसको वहाँ से फैच करेंगे। तो डेटाबेस आप लोगों का साथ साथ चलता रहेगा, ये ख़त्म नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आज के लेक्चर में देखा है आगे नहीं होगा, बल्कि ये साथ साथ चलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।